हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं किशन कुमार। आज हम फिर से नया लेक्चर लेके आए आपके लिए 9th क्लास का। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो किया था, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने लॉज किए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एटॉमिक मास के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और सिंबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। 9th क्लास चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम एक तो सिंबल पढ़ेंगे, सिंबल कहाँ से आए, ये इन एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो नेम कैसे बना, किसने नेम दिया, कैसे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आइडिया था एटॉमिक नेम का वो डाल्टन का था। जॉन डाल्टन ने एटम को नाम दिया, ये मैंने आपको बताया था लास्ट, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था तीसरे चैप्टर का। आज हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं इसी चैप्टर का। तो जॉन डाल्टन ने कुछ सिंबल यूज़ किए थे, तो कुछ सिंबल्स यूज़ किए जॉन डाल्टन। तो सिंबल की हम बात करते हैं, सिंबल्स। तो जॉन डाल्टन जिन्होंने पूरी दुनिया को सिंबल बताया, एटम के कुछ सिंबल होते हैं और उन्होंने कुछ सिंबल दिए। जैसे कि उन्होंने कहा हाइड्रोजन को अगर हमें इंडिकेट करना है तो सर्कल के बीच में हम डॉट बना देंगे तो ये हाइड्रोजन को शो करेगा। सिमिलरली अगर हमें गोल्ड को शो करना है तो गोल्ड के लिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे और जी लिख देंगे तो गोल्ड बन जाएगा। सेम अगर हम सिल्वर को लिखना चाहते हैं तो ये सिल्वर को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही हम अलग अलग एलिमेंट, अगर हम सल्फ़र को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये सल्फ़र बन जाएगा। अगर हम फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये फॉस्फोरस बन जाएगा। मतलब अलग अलग तरह की टेक्निक जॉन डाल्टन लेके आए। तो ये क्या था, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे अगर मान लो कॉपर को रिप्रेजेंट करना है तो बोला C दिखा दो, लेड को रिप्रेजेंट करना है तो L दिखा दीजिए। तो इस तरह के कुछ सिंबल थे। हर सिंबल को याद करना थोड़ा सा टफ था। जब तक तो हमारे पास कुछ लिमिटेड से एलिमेंट थे, धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ते गए और हम उनको बनाते गए। तो उनके बारे में जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि जो सिंबल है, सिंबल कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, नेम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा नाम ना लिखकर उसको छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद बेल्जियस थे जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इसका एक अलग से हम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेल्जियस, ही सजेस्ट दैट वी कैन यूज इंडिकेट ऑफ सिंबल विद द हेल्प ऑफ 2 लेटर। 2 लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एंड अनदर इज स्मॉल लेटर वी कैन यूज। जैसे कि सपोज करना हमें हाइड्रोजन लिखना है। अब हाइड्रोजन अगर हम लिखते हैं तो इसका इंडिकेशन उनका H रहेगा। बेल्जियस ने बताया कि इंडिकेशन H रहेगा। अगर आप सिंगल लेटर यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल यूज़ होगा। सिमिलरली आप कोई भी लिखते हैं, सोडियम लगा लीजिए, लिथियम लगा लीजिए, सोडियम के 2 सिंबल। तो अगर आप सोडियम को ऐसे लिखते हैं तो ये करेक्ट नहीं होगा। अब ये भी इनके माइंड में आया कैसे, वो बताएंगे आपको कि Na हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम को, N स्मॉल a फर्स्ट कैपिटल लेटर रहेगा और सेकंड क्या रहेगा हमारा, स्मॉल लेटर रहेगा। तो ये इन्होंने बताया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो इन्होंने कहा फर्स्ट कैपिटल अनदर स्मॉल, ये अलाउड नहीं होगा। ये आइडिया कहाँ से आया, इन्होंने कहा आगे जाकर हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर हम दोनों कैपिटल लेंगे तो कैसे कन्फ्यूजन हो सकती है वो आप देखिए। अगर हम कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को C कैपिटल O छोटा हम दिखाते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर O रहेगा, कैपिटल हमारा C रहेगा, दैट इज कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर जो C दिखा रहा है वो कार्बन को दिखा रहा है और O जो है वो ऑक्सीजन और एक है, तो इसलिए मोनोऑक्साइड हम इसको पढ़ेंगे। और कोबाल्ट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करें। तो ये डिफरेंस जो बेल्जियस ने उस टाइम में सोच लिया था, जो आज भी हमारे काम आ रहा है। तो ये हमारे पास नोटेशन थी कि बड़ी बड़ी इक्वेशन ना लिखकर अगर आपको सोडियम क्लोराइड लिखना पड़ता है तो इसको आप इंडिकेशन दे सकते हो NaCl। Na सोडियम को रिप्रेजेंट कर सकता है और क्लोरीन जो है वो C कैपिटल और L स्मॉल रहेगा, तो ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे लिखना और समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसको सिंबल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सोडियम का सिंबल N कैसे हुआ जबकि हाइड्रोजन का H, ठीक है समझ में आ रहा है। अगर हम हीलियम लिखते हैं
तो हीलियम में H कैपिटल और E स्मॉल। अब इसमें H लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए इन्होंने 2 लेटर का सुझाव हमारे पास रखा बेल्जियस ने बताया कि हम 2 लेटर यूज़ करेंगे, या तो सिंगल लेटर यूज़ करेंगे या 2 लेटर यूज़ करेंगे। सिंगल करेंगे तो ओनली कैपिटल रहेगा, और 2 करना है तो 1 कैपिटल अनदर क्या रहेगा हमारे पास स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे हीलियम है, अब H दिखाते तो हाइड्रोजन और हीलियम में कन्फ्यूजन हो जाती। अब हीलियम में हमने H के साथ E लगा दिया, जिससे इसकी कन्फ्यूजन क्या हो गई, दूर हो गई। सिमिलरली अगर हम बोरोन लिखते हैं तो B दिखाते हैं, और बेरिलियम लिखते हैं तो BE दिखाते हैं। अब B बोरोन और B के साथ E लगा दिया तो बेरिलियम बन जाएगा। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंस किया। अब हम जो हमारे मेन टॉपिक यहाँ पर, अब जो इसमें निकल के आया वो निकल के आया भी सोडियम का सिंबल Na क्यों। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सोडियम जो था पहले इसका नाम सोडियम नहीं था। ये ग्रीक सिंबल होते थे, ग्रीक मतलब ग्रीक लैंग्वेज हम इसको यूज़ करते थे। ज़्यादातर साइंस में जो आपको चीज़ें मिलेंगी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, ठीक है। ग्रीक अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते आ रहे थे, उनके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो अब सोडियम के बारे में थोड़ा बात करें तो देखिए Na, पहले जो इसका नाम था वो नेटेरियम था। नेट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम बहुत पहले हम इसको नेट्रियम बोलते थे, तो काफ़ी अटपटा या अजीब नाम लगा होगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, आज के टाइम में इसको सोडियम कहा जाता है। अब सोडियम कहा जाता है तो सिंबल तो सेम रहने दिया, सिंबल में कोई बदलाव नहीं किया, वही Na। नेट्रियम से उठाया था N और A। जनरली आप सिंबल देखोगे पहले के टाइम से तो हाइड्रोजन का H उठाया गया है, हीलियम का HE उठाया गया है। फर्स्ट 2 लेटर उठाने की कोशिश हुई थी ज़्यादातर। बोरोन का B उठाया गया है, और बेरिलियम का BE उठाया गया है, लिथियम का Li उठाया गया था, ऐसे ही कार्बन का C उठाया था, नाइट्रोजन का N उठाया था। उसी तरीके से पहले नेट्रियम जो होता था उसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडिफिकेशन करते रहे, बदलाव करते रहे, तो इसका नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसको बदल कर हमने सोडियम कर दिया। नाम बदल दिया तो सिंबल नहीं बदला, आज भी सिंबल वही Na है। सिमिलरली पोटेशियम अगर आप देखोगे तो पोटेशियम K से रिप्रेजेंट किया जाता, तो इसका नाम कैलियम होता था किसी टाइम में। तो कैलियम के बाद अब हमने इसका नाम उठाकर रख दिया पोटेशियम। अब पोटेशियम नाम अगर इसका रख भी दिया है तो सिंबल में कोई बदलाव नहीं किया गया। सिमिलरली आज आप इसको आयरन बोलते हो, कभी इसको फेरम बोला जाता था, फेरस तो अब भी बोलते हैं हम इसको फेरम का जो सिंबल था वो Fe था, तो Fe उठाकर सिंबल एज इट इज था, पोटेशियम में K था, सिंबल उठाकर एज इट इज रखा गया था, लेकिन आज इसका नाम हमने आयरन कर दिया गया। सिमिलरली सिल्वर, जो कि आप आज Ag पढ़ते हो, गोल्ड Au पढ़ते हो, इनके नाम बहुत अलग होते थे। गोल्ड को अरुण कहते थे। सिमिलरली हम गोल्ड को लिख सकते हैं, गोल्ड का सिंबल Au यूज़ होता है, तो लास्ट टाइम इसको अरुण बोला जाता था, अब इसको गोल्ड बोला जाता। तो नेम मॉडिफाई किया गया है, सिंबल को Au एज इट इज़ रखा गया है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करें तो आज आप सिंबल Ag पढ़ते, क्योंकि इसका नाम एर्जेनेटिम होता था, तो सिंबल वही आज भी Ag यूज़ होता है, लेकिन नाम सिल्वर कर दिया गया, मतलब चीज़ों को मॉडिफाई किया है, सिंबल ऐसे के ऐसे रहा है। तो ये तो जनरली हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज थी, जो कि पेपर में बहुत कम आती है। पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नॉलेज के पर्पज से हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे आगे जाकर +1 +2 तक पहुंच जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि सोडियम जो है वो Na क्यों यूज़ होता है, पोटेशियम जो K यूज़ क्यों होता है, गोल्ड जो है वो Au, जबकि नाम इनके अलग हैं और सिंबल यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंट होते हैं। तो उनका मेन रीज़न ये है कि पहले ये जो सिंबल और लेटर बनाए गए थे वो कोई एलिमेंट कैसे कलर का है, कलर के हिसाब से, गोल्ड जैसे बोलते तो शाइनिंग के हिसाब से गोल्ड को गोल्ड बोला जाता है, या कोई चीज़ किस जगह पे मिला है उस जगह के नाम से उनका नाम रख दिया, किसी भी नाम से उनको बना दिया गया था। जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक और मोलिकुलर मास हम करेंगे, जो कि आपके पेपर में हमेशा आता है। कोई भी पेपर अगर आप देते हैं, बोर्ड का नॉन बोर्ड का, तो हमेशा ही आपके पेपर में रहता है। तो एटॉमिक मास, तो टॉपिक हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लास्ट टाइम मैंने आपको 1 to 30 एलिमेंट के लिए बोला था और 1 to 20 एलिमेंट का लिख के दिया था, तो उनका एटॉमिक मास आपको लर्न करना है। और ये व्हाट इज़ एटॉमिक मास होता क्या है, कोई भी एलिमेंट है, पहले हम एलिमेंट को पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है इसका सिंबल X हम मान सकते हैं वैसे ही, और यहाँ पर A जो होता है इसको हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, एटॉमिक मास। यहाँ पर Z होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर को भी यही रिप्रेजेंट करता है, आप ये लिख सकते हो एटॉमिक नंबर, या ये फिर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर हम सोडियम लेते हैं,
Na अगर ले लेते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 23, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, और 11 एटॉमिक नंबर जिसको प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एलिमेंट जो है वो सोडियम है। तो अगर आप बात करते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास तो लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास आप कंबाइन करेंगे जब एटम को, तो उनका सम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपके पास एग्जांपल आ जाता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, HCl, ठीक है, Na2SO4, उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ भी दे दिया H2SO4, तो इनके एटॉमिक मास आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो एटॉमिक मास के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 23 होता है, प्लस में आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 35.5 होता है, और इसको ऐड कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा 58.5। अच्छा, एटॉमिक मास को जो लिखेंगे आप या तो ग्राम में लिखेंगे, यूनिट में लिखेंगे, तो इसके लिए आप G यूज़ कर सकते हैं, U यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। 58.5 ग्राम बोलिए, 58.5 यूनिट बोलिए, दोनों सेम है। सिमिलरली हम HCl की बात करते हैं, तो H का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पर आज का टॉपिक भी हमारा एटॉमिक मास पे, हम एटॉमिक मास ही सिखाएंगे आपको, बिल्कुल ईजी है। 1 to 30 9th क्लास में आपको लर्न करना है, और फिर उनकी वैल्यू पुट करके उनको ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई भी सिखाएंगे, जैसे 2 टाइम है 3 टाइम है तो कैसे होता है। HCl की बात करें, H का 1 हो गया एटॉमिक मास, देन क्लोरीन का 35.5 हो जाता है, तो यहाँ पर 36.5 यूनिट एटॉमिक मास उसका हो जाता है। उसके बाद सिमिलरली Na2SO4, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो सोडियम है यहाँ पर 2 टाइम है, और ईच सोडियम कंटेन 23 एटॉमिक मास। सिमिलरली सल्फर 1 है, तो 1 का 32 मास होता है सल्फर का यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और ईच ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास रखता है अपने पास। तो जो ऑक्सीजन है 16 एटॉमिक मास होता है, सल्फर का 32 होता है, और सोडियम का 23 होता है। फिर इनका सम करते हैं हम, 46 प्लस 32 प्लस में 64, ये इसका सम कर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। सिमिलरली H2SO4 की बात करते हैं, तो 2 यहाँ पर होते हैं 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। सल्फर की बात करें 32, और 4 × 16, 2 प्लस 32 प्लस में 64, इनको ऐड करेंगे तो 98 यूनिट आ जाएगा, 98 यूनिट, या यू लिख सकते हो आप लोग। तो ये एटॉमिक मास हमारे पास किसका आ गया है, H2SO4 का। सिमिलरली अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो इनका एटॉमिक मास देख लीजिए 2, ये एटॉमिक मास इसका बन जाता है Na2SO4 का। सिमिलरली आपको CH4 बोल दिया जाए, CH4 का आपको एटॉमिक मास निकालना, दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो मीथेन का एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन, ईच कंटेन 1 एटॉमिक यूनिट मास। तो यहाँ पे एक एटम का जो यूनिट मास 1 होगा, यहाँ पर यूनिट मतलब 1 होता है, तो 4 16 यूनिट बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, आप उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल का, और ये है मॉलिक्यूलर मास। इसको एटॉमिक ना बोलकर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मतलब कि एटम को जब हम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और उनके मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। एटॉमिक मास क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें, एटॉमिक मास होता है सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वहाँ पर एटॉमिक मास बन जाता है। एटॉमिक मास ए होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पर एटॉमिक मास बन जाता है। अगर हमें यहाँ से न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो जेड इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम सोडियम के एटॉमिक मास की बात करें तो 23 होता है, इसमें 23 किसके अलावा 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल एटॉमिक मास 23 हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, ये तो सोडियम का तो एटॉमिक मास है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मास था, अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। और साथ में आज हम इनके नेमिंग भी पढ़ेंगे, सिंबल को नेम में और नेम को सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग। अगर हम बात करें इनकी, जैसे NaCl, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अब Na को यहाँ पर हम सोडियम बोलेंगे, और Cl को क्लोरीन ना बोलकर क्लोराइड बोलते हैं। पूरे हेलोजन फैमिली को ऐसे ही पढ़ते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। सिमिलरली सोडियम को सोडियम, जो भी मेटल है उनके नाम चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं।
इनके पीछे भी लॉजिक है, बट 9th क्लास में इतना नहीं है। अब जैसे HCl आ गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको बोला गया, ये था सिंबल दे दिया, नाम आपसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये दिया गया, इसका नाम बताइए, ZnS, तो आप क्या लिखेंगे, जिंक सल्फाइड, सल्फर को लिखेंगे सल्फाइड। आपको दिया ZnO, तो आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, जहाँ पर वो लगेगा उसके साथ क्या आएगा, ऑक्साइड आएगा। मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में, जैसे सिंबल है वैसे ही लिखेंगे। आपको दे दिया NaOH, इसको आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको क्या है, पहले इनके नंबर जो सिंबल है वो लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको नेमिंग देंगे तो सिंबल में कन्वर्ट करना होगा, सिंबल देंगे तो आपको नेमिंग में कन्वर्ट करना होगा। कुछ कॉमन नेम आएंगे जैसे H2SO4। अब अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें, SO4 जहाँ जहाँ आया वहाँ सल्फेट होगा। ये हमने लास्ट टाइम आयंस में किए थे, इसके कुछ नाम, जैसे H होता है, कब हाइड्रोजन होता है, कब हाइड्राइड होता है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंसी की, इसको तो नाम पढ़ा है वहाँ पर। जब H+1 रिप्रेजेंट करता है तो हाइड्रोजन ही कहलाएगा, लेकिन जब ये -1 रिप्रेजेंट करता है तो हाइड्राइड कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे सोडियम, अभी लिख के दिखाता हूँ आपको हाइड्राइड कब बनता है ये। अभी यहाँ पर देखिए ये +1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी +1 रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हाइड्रोजन +1 रिप्रेजेंट करता है तो हाइड्रो ही कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें +1 कर रहा है तो हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो आप इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आप कॉमन नेम है कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अब H कब हाइड्राइड बनेगा, अगर आप मेटल के साथ H लगाते हैं तो अब यहाँ पर ये माइनस की वैलेंसी शो कर रहा है। अभी आपको कुछ वैलेंसी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, कौन कौन +1 करता है, कौन कौन -1 करता है, वो वैलेंसी हमें लर्न करनी है। उस वैलेंसी के हिसाब से हम ये जो वैलेंस है इनको वैलेंस कर पाएंगे कि H2 क्यों है, सल्फ़र 1 क्यों है, O4 क्यों है, यहाँ पर दोनों 1 1 है, ठीक है, 1 है 1 है 1 है 1 है। अभी बनाएंगे, जैसे वाटर के साथ अगर O लगाता हूँ तो 2H आता है, जिंक के साथ O लगाता हूँ तो जिंक सिंगल आता है, NaH। तो यहाँ पर बोला जाएगा इसको सोडियम हाइड्राइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हाइड्राइड ही बता देगा यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है या -1 है। जब जब ये हाइड्रो में यूज़ होगा तो +1 वैलेंसी को यूज़ करके देगा, और जब ये हाइड्राइड बोला जाएगा तो -1 वैलेंसी यूज़ करके देगा हमें। सिमिलरली H2O की बात करें तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी अलग है, हाइड्रोजन +1 शो कर रहा है। यहाँ पर अब आप सोच रहे हो जिंक 1 लगा, H 2 लगे, तो ये सारा इनकी वैलेंसी का खेल है। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंसी की थी, अगर आपको वैलेंसी याद हो जाएगी तो आप क्रॉस फार्मूला कर पाएंगे। वो दिखाते हैं आपको कैसे क्रॉस फार्मूला करना है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, या वैलेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, कितनों को गेन कर सकता है, वो वैलेंसी होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। अब एग्जांपल में हम वैलेंसी देखेंगे तो सोडियम है, जैसे एटॉमिक नंबर 11 होता है, सेल कंसेप्ट से हम इसको फिल करेंगे। कोई भी एटम ऑलवेज लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूक्लियस चार्ज होता है, एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस चार्ज नियर सेल पे बहुत ज़्यादा होता है, आउटर मोस्ट सेल पे बहुत कम होता है। तो उसकी जो इंट्रैक्शन होती है नियर सेल पे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो आउटर सेल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा। तो सेल फिल करने का तरीका, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है हमारी, सेकंड सेल 8 कर सकती है और थर्ड सेल भी 8 कर सकती है, बट इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 फर्स्ट सेल फिल हो गई, के सेल बोलते हैं हम इसको। सेकंड एल सेल है जिसमें 8 आ गए, और 11 है तो यहाँ 1 रह गया, ठीक है।
2 8 10 और 1 11 m सेल में। तो इसकी जो आउटर सेल में है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हर एटम स्टेबल होना चाहता है, एवरी एटम वांट टू बी स्टेबल में भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लॉस करे या गेन करे, दोनों ही कंडीशन में वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए इसके पास दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन, इट कैन बी लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी गेन 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो कंडीशन इसके लिए हम बना रहे हैं, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेन 7 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 by 1 और लॉस करता है तो भी 1 by 1 करता है। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो इसके लिए इसको सिंगल स्टेप करना पड़ेगा और इसके लिए इसको 7 स्टेप करना पड़ेगा। तो ये भी हमारी तरह समझदार होते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो जैसे ये लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी +1। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है प्लस शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो माइनस शो करता है। सिमिलरली अगर हम सोडियम की जगह क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का जो नंबर होता है वो 17 होता है। 2 8 10 हो गए यहाँ पर और 7 17। आउटर सेल हम उठाएंगे तो वैलेंस सेल बोलते हैं इसको, आउटर सेल को। तो वैलेंसी समझ में आ रही है, आउटर सेल की जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है छोड़ने की या लेने की इलेक्ट्रॉन को। तो आखिरी सेल में 7 है, तो इसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये लॉस करे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, या ये गेन करे, कितने इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कम स्टेप करना चाहेगा तो इसके पास ये ऑप्शन रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन 18 कर ले, क्योंकि आखिरी सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये और ले लेता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। देयरफॉर इट कैन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स चार्ज कंटेन -1। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है माइनस की वैलेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्लस की वैलेंसी। ये तो था एक प्रॉपर जनरल हमारा लॉन्ग मेथड समझने का। इसके अलावा भी आप एक सिंपल सा मेथड कर सकते हैं। कोई भी एटम है आपके पास, कोई भी एक्स एटम हम कहेंगे इसको, अगर इसकी आउटर सेल में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑलवेज लॉस करेगा +1 +2 एंड +3, मीन्स लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम रखता है तो वो ऑलवेज लॉस करेगा। और इसके अलावा अगर वो करता है मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से ज़्यादा रखता है तो गेन करेगा। गेन क्यों करेगा, एग्जाम्पल हम सपोज कर लीजिए किसी के आउटर सेल में 5 है 6 है और 7 है। तो 5 है तो 3 की रिक्वायरमेंट है, 6 है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं अपनी सेकंड थर्ड और सो ऑन जितनी भी सेल है सभी में, और 1 की रिक्वायरमेंट है। तो 5 लॉस करने की वजह 3 गेन करना इजी कंसेप्ट रहेगा, 6 लॉस करने की वजह 2 गेन करना इजी रहेगा, 7 लॉस करने की वजह 1 गेन करना इजी रहेगा। तो जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो मेटल्स हैं वो लॉस करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। 3 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, 2 1 2 8 1 2 8 1। ये मैं सेल फिल कर रहा हूँ, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली 1 लॉस कर सकते हैं। सिमिलरली हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, 2 एंड 5। ऑक्सीजन ले लेते हैं, 8 नंबर होता है, 2 एंड 6। फ्लोरीन ले लेते हैं, 9 नंबर होता है, 2 एंड 7। आखिरी सेल में 5 6 और 7। तो ये क्या करेगा, 3 लेना पसंद करेगा क्योंकि 8 कंप्लीट करने हैं, तो -3 -2 -1। इस तरीके से लॉस करते हैं एटम्स और वो गेन। इसमें अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं तो 12 नंबर होता है, 2 8 2। आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 6 गेन करे या फिर 2 लॉस करे। तो इसके लिए इजी कंसेप्ट रहेगा कि ये क्या करे, 2 लॉस कर दे, तो ईजिली क्या कर पाएगा, इसको लॉस कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते तो नंबर 13 होता है। 13 में 2 8 और 3। आखिरी सेल में इसके हम बात करें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो ये 5 गेन करे या 3 लॉस करे, तो इट कैन बी इजली लॉस 3 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एवरी एटम वांट टू लेस वर्क। ठीक है, जो भी एटम है वो कम वर्क करना चाहता है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हम कंसेप्ट रखेंगे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन का, लेस देन 4 लॉस, मोर देन 4 गेन। अब आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी, =4 हुआ तो क्या हुआ, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर =4 होगा तो ना तो ये लॉस करेगा ना ही गेन करेगा,
इट हैव टू शेयर, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी और मजबूरी हो जाएगी इसकी शेयर करने की। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा फिर, ये शेयर करेगा और ये इसके पास इकलौता ऑप्शन बचेगा। अब हम क्रॉस फार्मूला करेंगे इनकी वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो क्रॉस फार्मूले में हम वैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, ये हमारी वैलेंसी, तो ये थी हमारे पास वैलेंसी। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, numbers of electron present in outermost shell, outermost cell की अगर हम बात करें तो इसको वैलेंस सेल भी बोला जाता है। वैलेंस मतलब जो आउटर सेल होती है इसको वैलेंस सेल बोला जाता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? वैलेंसी सिंपल सा था, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस और माइनस में हम वैलेंसी दिखाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है वही वैलेंसी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। हमने लिथियम की वैलेंसी पढ़ी थी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। तो अगर आप 4 से नीचे मेटल में देखेंगे तो ये सेम मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर किसी में सेम मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें ये देखना है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 1, इट मीन्स ऑल हैव वैलेंसी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 1। मैग्नीशियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and valency is also 2. Aluminum contain 3 valence electron, it means valency also 3. But in case of nitrogen, oxygen and fluorine it will be change. वैलेंसी हमने पढ़ी थी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 3 2 एंड 1, इट मीन्स वैलेंसी -3 ऑफ नाइट्रोजन, -2 ऑफ ऑक्सीजन एंड -1 ऑफ फ्लोरीन। बट इन केस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अगर नाइट्रोजन अपनी आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और वैलेंसी है 3। ये आपको याद रखना है। मेटल में ये सेम मिलेगी आपको, एक लॉस कर रहा है, एक ही वैलेंसी, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है, 2 और 3 इतने ये लॉस कर सकता है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल अपोजिट रहेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैलेंसी अगर हम बात करें तो -3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वैलेंसी होता है लॉस और गेन, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 वैलेंसी रहेगी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा और फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा, बट वैलेंसी -3 -2 -1 रहेगी। अब इसका हम क्रॉस फार्मूला करते हैं। अब देखते हैं इसको क्रॉस फार्मूले में कैसे। केमिकल फार्मूला अब हम करेंगे, केमिकल फार्मूला, इसको क्रॉस फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं, इसको क्रॉस फार्मूला क्यों जाना जाता है अभी पता लग जाएगा आपको। केमिकल फार्मूले को क्रॉस फार्मूला क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आनी चाहिए। विदाउट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। वैलेंसी 20 तक तो आप जो मेथड अभी आपको बताया था आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने उससे निकाल सकते हैं, लेकिन 20 से जब ज़्यादा की बारी आ जाएगी तब ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, उस टेबल में आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। 20 तक कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कैल्शियम का कैलकुलेट करना है तो नंबर 20 होता है 2 8 8 एंड 2, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 6 गेन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 17 पे क्लोरीन है तो नंबर है इसका 17, 2 8 और 7, तो इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी +2 है। सिमिलरली अगर आपको एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है, नंबर 13 होता है 2 8 एंड 3, तो वैलेंसी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2, बट क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी -1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वैलेंसी होती है वो लॉस और गेन कितना कर रहा है। अब इनको कैसे बैलेंस करेंगे वो आप देखिए। अगर आपको कोई कह दे कैल्शियम के साथ क्लोरीन लगाएं, तो यहाँ पर अब इनका क्रॉस फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो अब आपको इनकी वैलेंसी ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो हमने देखा कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस माइनस भी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लिखना। तो कैल्शियम के नीचे 2 लिखेंगे आप लोग। सिमिलरली क्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की, तो क्लोरीन के नीचे आप लोग 1 लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब क्या है, कैल्शियम के साथ 1 लग जाएगा, क्लोरीन के साथ 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से आपकी फॉर्मूला करेंगे, बिल्कुल आसान सा है। मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, मोलिकुलर केमिकल फॉर्मूला।
इसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो कैटायन होता है, जो गेन करता है वो एनायन होता है। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगाना है तो लेफ्ट साइड ऑलवेज मेटल होगा और वो सिंगल होगा, वो कभी कंबाइन फॉर्म में नहीं होता। अभी इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे धीरे धीरे, पहले इजी करवाते हैं आपको। तो सोडियम है, इसकी वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि 8 नंबर होता है। ऑक्सीजन का मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, 8 नंबर होता है, 2 और 6 तो वैलेंसी कितनी हुई -2। सोडियम का नंबर 11 होता है, 2, 8 और 1 तो वैलेंसी हुई 1। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो क्रॉस करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस करेंगे तो सोडियम के साथ 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 1 लग जाएगा, मतलब Na2O सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। अब नाम आपको जैसे बताया था सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं। सिमिलरली अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने बताया था लेफ्ट साइड अकेला रहेगा, बाकी राइट साइड सारा कंबाइन हो जाएगा। और आपने OH की वैलेंसी पढ़ी है -1 होती है, पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। तो सोडियम 1 और ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा, NaOH कोई बदलाव नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर यही चीज़ आपको मैग्नीशियम के साथ लिखनी होती तो मैग्नीशियम +2 रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2 हम लिख सकते हैं इसके साथ, और हाइड्रोजन ऑक्साइड 1 दिखाता है यहाँ पर। तो क्रॉस अगर हम करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ 1 रहेगा और OH ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस 2 का मतलब है सिर्फ ब्रैकेट का मतलब ये इन दोनों से है। अगर बिना ब्रैकेट हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं तो एक गलत, ये H के साथ ही काउंट होगा, उसके साथ काउंट नहीं होगा, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। साइंस में आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 लगाता हूँ तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे जिसके साथ लगाता हूँ सिंगल तो वो उसी के साथ होगा। जैसे क्लोरीन के साथ लगाए तो क्लोरीन के साथ है, 2 कैल्शियम के साथ नहीं है। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट डाल के लगाता हूँ तो ये इन दोनों के साथ है, H और O के साथ। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखा जाता है। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, Al के साथ OH लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 और ये 3 क्रॉस कर देंगे हम लोग। अब तो आप भी समझ गए होंगे क्या आएगा, Al ब्रैकेट में OH3। तो ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरीके से अब इसको और बड़ा करते जाएंगे, 3 पे और ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा था अभी H2SO4, लेकिन हमें नहीं पता था, हम इसको SO4 लिखते हैं, इतना HSO4 हमें नहीं पता था। लेकिन आपको टेबल में मिलेगी SO4 जो सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे तो ये पूरा है अलग, लेफ्ट साइड अलग रखा जाएगा, राइट साइड अलग रखा जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमने रखा, उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बना, H2SO4। अब ब्रैकेट आप चाहो तो हटा सकते हो, लगी भी रहने, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ आपको जिंक के साथ लिखनी है, जिंक SO4, तो जिंक की मैं आपको वैलेंसी, तो कुछ मेटल है जिनकी वैलेंसी फिक्स आपको याद रखनी है, क्योंकि 20 तक तो आपका मेथड एप्लीकेबल होता है, सेल से निकाल लेंगे, उसके बाद ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा उस चीज़ को हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। क्रॉस फार्मूला बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। तो जिंक की जो वैलेंसी है +2 है, कॉपर की जो वैलेंसी +1 भी है और +2 भी है, आयरन की जो वैलेंसी है +2 एंड +3 है, निकल और कोबाल्ट की जो वैलेंसी है +2 है, कोबाल्ट की वैलेंसी +2 है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी मतलब सिंपल से हैं आपके पास, जो 20 के बाद है, इनकी आपको लर्न करनी है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, इसके साथ 2, इसके साथ 2 क्रॉस करेंगे। अब आपको एक बात देखनी है, अब आपको ऐसे नहीं लिखना है जिंक 2 सल्फेट 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बनेगा जिंक सल्फेट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर आप जिंक के साथ ऑक्सीजन लगाते हैं तो ये 2 और ये 2 क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये 2 चाहिए इसको, ये लॉस करता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से आपका क्रॉस फार्मूला रहता है। ये क्रॉस फार्मूला था। ठीक है, अब हम इसमें मोल कंसेप्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा मोल कंसेप्ट है, बाकी इसमें